आपको बताएं, मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की जो मंजूरी है वो यहां पर दे दी है। हिंदू पक्ष सरस्वती मंदिर का दावा यहां पर करता रहा है और साल 1857 में सरस्वती सदन की खुदाई में वांग देवी की मूर्ति दरअसल यहां पर मिली थी और इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अब एएसआई सर्वे की मंजूरी यहां पर दे दी है। और सीधे रुख करते हैं वकील विष्णु जैन जी का। जिस तरीके से ये बड़ी राहत एक तरीके से कहें या यूं कहें तो पहले पायदान की जीत माने इसको, जहां पे एक सर्वे को लेकर के यहाँ पे जो तस्वीर है वो साफ होती दिखाई दे रही, कितनी बड़ी जीत मानते इसको? देखिए, ये एक लीगल प्रोसेस है। आप अपने चैनल पे तस्वीरें दिखा रही हैं, ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां हिंदू पक्ष मंगलवार को पूजा करता है और इसी जगह मुस्लिम पक्ष फ्राइडे को नमाज पढ़ता है। इसके जो जितने चिन्ह हैं वो चिन्ह ये चीख के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, उनके पास हम एक बार फिर से चलेंगे। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे की जो मंजूरी है वो धार की भोजशाला में जो है वो दी गई है। विष्णु शंकर जी हमारे साथ एक बार फिर से यहां पर जुड़ गए हैं। विष्णु जी, बड़ी जीत, अहम भी जीत, और अगर लीगल पॉइंट्स की यहां पर हम बात करें, एएसआई के सर्वे की जिस तरीके से इजाजत मिली है, तो हिंदू पक्ष के लिए कितनी बड़ी जो है वो बात है और आगे अब इसका क्या कुछ लीगल प्रोसीजर्स होंगे? देखो, तकनीकी दिक्कत यहां पर आ रही है, हम चलेंगे। यहां पर आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी यहां पर दी है हिंदू पक्ष के लिए। बड़ी जीत आपको बताएं, भोजशाला का एएसआई सर्वे की जो इजाजत है वो यहां पर दी गई है। भोजशाला का एएसआई सर्वे यहां पर होगा और लगातार जिस तरीके से अब हिंदू पक्ष इस बात का दावा करता रहा है कि सरस्वती मंदिर जो है वो यहां पर था और इसे लेकर अब एएसआई सर्वे यहां पर होगा। यह भी हाईकोर्ट की तरफ से इसकी एएसआई सर्वे की इजाजत जो है वो यहां पर दे दी गई है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो सहयोगी, अखिलेश जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए सत्यविजय। सत्यविजय, पहले रुक करूंगी मैं आपका। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा स्थल जहां पे हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों दावा करता है, लेकिन एएसआई सर्वे के साथ ही क्या लगता है आपको कि सब कुछ साफ हो जाएगा यहाँ पे जो चिन्ह अब तक मिले इसके मुताबिक? जी बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पे से हिंदू पक्ष के लोग देख रहे हैं। खासकर जो संगठन इसके लिए याचिका जिन्होंने लगाई थी, जो लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, खासतौर पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, इसके अलावा कई और याचिकाकर्ता हैं जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि जो भोजशाला है वहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर था। लंबे समय से विवाद चल रहा था और चूंकि फिलहाल की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक मंगलवार को यहाँ पर पूजा होती थी और जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज होती थी। लेकिन हिंदू पक्षकारों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो मंदिर था, राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था और इसकी मां सरस्वती की मूर्ति भी है जो कि फिलहाल मंदिर में नहीं है। लेकिन इसी तरह के दावे लगातार थे और अब इंदौर हाई कोर्ट की पीठ ने जिस तरह से एएसआई सर्वे की अनुमति दी है, तो एक तकनीकी कोर्ट की एक प्रोसेस होती है, लेकिन एक बड़ी जीत के तौर पर से देखा जा रहा है। ज्ञानवापी के बाद अब धार जिले के भोजशाला में जो स्थल है जिसे कि हिंदू पक्ष लगातार मंदिर ही मानते हैं, मां सरस्वती का मंदिर से माना जाता है, दावा किया जाता है। वहीं जो मुस्लिम पक्ष से मस्जिद होने का वो दावा करते हैं, तो इसका एएसआई सर्वे होगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि तमाम जो दावा करने वाले लोग हिंदू पक्ष से, उनका ये कहना है कि कोई भी वहां पर जाके देखे तो जिस तरह की वहां पर कलाकृतियां, जिस तरह की वहां पर मूर्तियां, जिस तरह की वहां पर जो पिलर और बाकी बड़ी बातें बता रहे हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे। अखिलेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? एएसआई सर्वे कब तक होगा? क्या इसका समय भी तय कर दिया गया कि कुछ और जानकारी? 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है एएसआई को कि उसी तरह से आप सर्वे करें जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ। आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी हुई, तस्वीरों को बाकायदे फोटोग्राफी की गई और उस रडार सिस्टम से भी खोजा गया और एएसआई ने सर्वे किया जिसमें कि जमीन के नीचे दबी हुई चीजों के भी चित्र आ जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम से कहा गया है कि भोजशाला का जो सर्वे है वो एएसआई करे। 29 अप्रैल को अगली तारीख लगाई गई है, उसके पहले वो सारी अपनी सर्वे करने के बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे, क्योंकि विष्णु शंकर जैन जो इस मामले की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ये सारा एग्जाम्पल ज्ञानवापी का सामने रखा और एक तरह से ये कह सकते हैं कि ज्ञानवापी की तरह ही एक व्यापक सर्वे होगा और इस सर्वे के तहत
सारी चीजें सामने आ जाएगी। हमने देखा था कि किस तरह से ज्ञानवापी में जो चीज छुपा जी। हुआ था 500 साल से, वो सारी चीजें निकल कर आई कि उस ताखाने में बिल्कुल अखिलेश, आप बड़ी बातें कह रहे हैं। समय दे दिया गया 29 तारीख तक का, और तब तक एएसआई सर्वे होगा, उसी तरह से सर्वे होगा जिससे सच सामने आ सके। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और पीएम मोदी का लोहा अब अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया मान रही है। रूस के साथ साथ अगर बात की जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध पर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा मोदी विरोधियों की नींद उड़ा सकती है, क्योंकि अमेरिका मीडिया ने दावा किया है कि रूस जब 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था तब पीएम मोदी ने पुतिन से बात करके रुकवाया था। रिपोर्ट्स में पूरी खबर देखिए और समझिए कि किस तरीके से आज पूरी दुनिया पीएम मोदी का लोहा मान रही है। Prime Minister Modi is the boss. दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बॉस मानते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के चहेते नेता मोदी की दुनिया दीवानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कभी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं तो कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को सबसे बुद्धिमान और साहसी नेता बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो मोदी को बॉस कहते हैं। Prime Minister Modi is the boss. सच पूछा जाए तो पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के पटल पर तेजी से ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। फिर चाहे कोरोना काल के दौरान उपजा मानवीय संकट हो, दुनिया पर परमाणु युद्ध का मंडराता खतरा हो, या फिर चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हर मुश्किल में संकट मोचक बनकर दुनिया को उबारा है और अपने नेतृत्व कौशल से दुनिया के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। Those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts. वैश्विक नेता के तौर पर आज दुनिया का हर देश पीएम मोदी की क्षमता और उनके रणनीतिक कौशल का लोहा मानता है। लेकिन साल 2022 के फरवरी महीने में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने से बचाया, उसने अमेरिका जैसे देश को भी पीएम मोदी का मुरीद बना दिया। 2022 में जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही थी तो जो इंटेलिजेंस इनपुट अवेलेबल था उसके अनुसार पता चला था कि मिस्टर पुतिन प्रेसिडेंट रूस के वो न्यूक्लियर ऑप्शन लेने जा रहे हैं और वो यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पता चला तो उन्होंने पर्सनली बात किया मिस्टर पुतिन से और वो मिस्टर मोदी की बात मान लिए और उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं लिया। दरअसल ये वो वक्त था जब पूरे यूरोप पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा था। रूस ने यूक्रेन पर लाखों सैनिकों के साथ हमला कर दिया था और अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए थे। इसके चलते जंग खत्म होने के बजाय युद्ध और भड़क गया था। तब आक्रोशित पुतिन ने यूक्रेन का साथ दे रहे अमेरिका और यूरोपीय देशों को सबक सिखाने के लिए अपने सैन्य कमांड को परमाणु हमले का आदेश दे दिया और पुतिन के इशारे पर रूस ने परमाणु हमले के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक कमांड को एक्टिव कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दहशत में आ गए और उन्होंने पीएम मोदी से मदद मांगी। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस मिशन परमाणु को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था और इस महातबाही से बचने के लिए अमेरिका भी अपनी तैयारी में जुट चुका था। लेकिन ठीक उसी वक्त पीएम मोदी की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील पर पीएम मोदी ने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से बात की और कहा, एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। दुनिया जानती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती खास है और इसका अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी है। हालांकि भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन कभी नहीं किया।
लेकिन भारत ने सीधे तौर पर यूक्रेन पर हमले के लिए कभी रूस की आलोचना भी नहीं की, क्योंकि कई मोर्चों पर बटी दुनिया में भारत रूस और अमेरिका के बीच आना नहीं चाहता। लेकिन जब बात परमाणु युद्ध के खतरे की आई तो पीएम मोदी ढाल बनकर सामने आ गए और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि युद्ध का समय नहीं है, जिसका असर वही हुआ जिसका एहसास अमेरिकी राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जैसे ताकतवर शख्सियत को पहले से था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तो इस बड़े खतरे के टलने के बाद खुद को पीएम मोदी की तारीफ करने से भी नहीं रोक पाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के इन प्रयासों की तारीफ की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत ही ऐसी है कि वो दुनिया में जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। फिर चाहे पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो या अरब देशों में उनकी हर दिन बढ़ती लोकप्रियता हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज तो उनके पक्के मुरीद हैं। वह हजारों की भीड़ के बीच पीएम मोदी को द बॉस कहकर संबोधित करते हैं। Prime Minister Modi is the boss. बेशक दुनिया में भारत के बढ़ते सामर्थ्य का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें वक्त को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक 2014 के पहले का भारत और दूसरा साल 2014 के बाद का भारत। आज दुनिया में जिस भारत के चर्चे हर तरफ हैं, उसे नजरअंदाज करने की ताकत दुनिया के किसी भी देश में नहीं है और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व और उनकी नेतृत्व क्षमता में, जिसके मुरीद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी और भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाला ड्रैगन भी। जाहिर है दुनिया को संदेश साफ है, आप साथ दीजिए या विरोध कीजिए, लेकिन आप मोदी की बात को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उस नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।